गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर वीडियो। और आज हम लोग जो क्लास करेंगे वो 10th पार्ट होगा। और हम लोग यहाँ पे ख़त्म किए थे कि बिहार में मुस्लिम लीग के अलावा दो अन्य मुस्लिम संगठन कार्य कर रहे थे 1939 के समय, और वो थे जमायत उल उलेमा और मोमिन जमायत। और इसके आगे हम लोग को पढ़ना था बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह। तो नए वीडियो में हम लोग शुरू करते हैं। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, वीडियो को अच्छे से समझ के पढ़ रहे होंगे, उसको देख रहे होंगे और रिवीजन कर रहे होंगे, तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। एकदम लगातार पढ़ते रहना है आपको, ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है कि हमारा कंटिन्यूटी ब्रेक होगा। हम लोग कंटिन्यूटी ब्रेक नहीं करने वाले हैं। और कल से हम लोग क्वेश्चन भी डिस्कस करना शुरू कर देंगे, जो हम लोग पढ़ा चुके हैं पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ये सब में। तो क्वेश्चन उसका भी डिस्कशन शुरू हो जाएगा, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। लगातार बने रहिए और देखते रहिए। तो वीडियो को अब शुरू करते हैं। बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह। बिहार में 28 नवंबर 1940 को व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत हुई। 28 नवंबर 1940 को, ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। श्री कृष्ण सिंह बिहार के सबसे पहले सत्याग्रही थे। ये सवाल पूछता है कि कौन बिहार के सबसे पहले सत्याग्रही कौन थे, तो श्री कृष्ण सिंह थे। उन्हें जब गिरफ्तार करके जेल लाया जा रहा था तो सत्याग्रह आदेशों की उपेक्षा करके अनेक लोग पीछे पीछे जेल के फाटक तक गए और स्थिति तनावपूर्ण हो गई। दूसरे सत्याग्रही अनुग्रह नारायण सिंह थे। दूसरे कौन थे ये भी इम्पोर्टेंट है। पहले तो अगर हम याद करके चले गए कि श्री कृष्ण सिंह थे और दूसरा याद नहीं है तो उसमें गड़बड़ हो जाएगा। अनुग्रह नारायण सिंह याद रखना है, जिन्हें राजेंद्र प्रसाद ने तब तक सत्याग्रह करने से रोके रखा जब तक जनता से सही आचरण करने तथा निर्धारित आदेशों का अनुपालन करने का आश्वासन नहीं मिल पा जाता। इसका आशातीत प्रभाव हुआ और 2 दिनों बाद सत्याग्रह शुरू कर दिया गया। अनुग्रह नारायण सिंह को पटना सिटी में भाषण करने के लिए गिरफ्तार किया गया। गौरीशंकर सिंह ने 4 दिसंबर 1940 को गया में तथा श्याम नारायण सिंह ने 9 दिसंबर 1940 को सिलाव में सत्याग्रह किया। गौरीशंकर सिंह गया में किए और श्याम नारायण सिंह सिलाव में किए। बिहार के अन्य क्षेत्रों में भी लोगों ने व्यक्तिगत सत्याग्रह में भाग लिया। गया में कुछ महिलाएं भी सत्याग्रह करती हुई गिरफ्तार हुईं। इसमें कुछ प्रमुख थीं प्रियवंदा देवी, जगत रानी देवी, जानकी देवी इत्यादि। तो ये व्यक्तिगत सत्याग्रह कौन कौन व्यक्ति, जो महत्वपूर्ण व्यक्ति थे, इन्वॉल्व थे बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह करने वाले, वो इसका ये है। तो 2-3 बात इसमें है। श्री कृष्ण सिंह पहले थे, दूसरे सत्याग्रही अनुग्रह नारायण सिंह थे, और उसके बाद गौरीशंकर सिंह को गया के लिए गिरफ्तार किया गया वहाँ भाषण देते हुए, और श्याम नारायण सिंह को सत्याग्रह करते हुए सिलाव से गिरफ्तार किया गया। कुछ महिलाएं भी गिरफ्तार की गई थी व्यक्तिगत सत्याग्रह में। तो ये एक तरह से सवाल बन सकता है, मेरी समझ में आता है कि अगर बीपीएससी बहुत डीप जाएगा तो ये भी कह सकता है कि व्यक्तिगत सत्याग्रह करते हुए बिहार के किस जिले से महिलाओं को गिरफ्तार किया गया था, तो गया जिला से। अच्छा, अब आता है भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू हो चुका था 1941 में। तो उसमें बिहार का क्या योगदान है, वो पहले तो भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में, उसके बाद तो द्वितीय विश्व युद्ध के प्रारंभ होने से विश्व में एक नई समीकरण बनने शुरू हो गए थे। द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था? द्वितीय विश्व युद्ध 40 से 45 के बीच में हुआ था। हाँ, द्वितीय विश्व युद्ध के प्रारंभ होने से विश्व में नए समीकरण बनने शुरू हो गए थे। युद्ध का खतरा भारत के द्वार तक आ पहुंचा था। 1941 ईस्वी के दिसंबर में जापानी आक्रमण की गूंज भारत में स्पष्ट रूप से महसूस की जाने लगी थी, क्योंकि जापान ब्रिटेन के अगेंस्ट में लड़ रहा था, और इंडिया में जो था ब्रिटेन का सरकार था, मतलब ब्रिटेन की हुकूमत थी, तो इसलिए जापान ने अटैक करने की सोच रखी थी। और जापानियों ने कोलकाता पर भी छिटपुट बमबारी की थी। लगभग बिहार के सभी प्रांतों में भी इसी तरह का भय सता रहा था। 14 जनवरी 1942 को पटना के स्थानीय अखबार सर्चलाइट ने इसी आशय की टिप्पणी प्रकाशित की। कब? 14 जनवरी 1942 को सर्चलाइट ने प्रकाशित की। 26 जनवरी 1942 को इंडियन नेशन ने इसी तरह का भय व्यक्त किया। इंडियन नेशन ने कब किया? 26 जनवरी 1942 को। सर्चलाइट में कब किया? 14 जनवरी 1942 को।
आसन्न युद्ध के खतरे से भारत की रक्षा कैसे हो, यह भारत के राष्ट्रीय नेतृत्व की सर्वाधिक चिंता का विषय बन गया। अनुग्रह नारायण ने एक सेवा दल गठित करने की योजना रूपायित की। श्री कृष्ण सिंह ने ब्रिटेन की मंशा पर शक जाहिर किया। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने अंग्रेज सरकार की युद्ध नीति की आलोचना की तथा रचनात्मक कार्यों में चलाने के लिए लोगों के स्वयंसेवक बनने का आग्रह किया। डॉक्टर सैयद मोहम्मद ने छपरा में 25 फरवरी 1942 को आपसी मतभेद भुला देने एवं खाद्यान्नों का संचय करने की आवश्यकता तथा रात्रि गश्ती के लिए सुरक्षा दलों का गठन करने पर बल दिया। राम मनोहर लोहिया ने 5 फरवरी 1942 को पटना में छात्रों की सभा में युद्ध प्रयत्नों का समर्थन करने की फारूकी गुट की नीति की आलोचना की। मार्च 1942 में ब्रिटिश सरकार ने क्रिप्स प्रस्ताव प्रस्तुत किया। क्रिप्स मिशन आया था, सबको पता है, जिनको नहीं पता है वो भाई जान लें। क्रिप्स मिशन आया था और क्रिप्स मिशन 1942 में आया था इंडिया में, ठीक है ना, जिसको रिजेक्ट कर दिया गया था। तो हम लोग पढ़ेंगे बाद में, जब पूरा हिस्ट्री पढ़ रहे होंगे, तब नेशनल मूवमेंट पढ़ रहे होंगे। तो क्रिप्स प्रस्ताव प्रस्तुत किया, लेकिन इन प्रस्तावों को कांग्रेस ने अस्वीकार कर दिया। सर स्टैनफोर्ड क्रिप्स 12 अप्रैल 1942 को वापस लंदन चले गए। यही सर स्टैनफोर्ड क्रिप्स जो थे, यही इसके क्या बोलेंगे, चेयरमैन थे इस मिशन के। तो उनके चेयरमैनशिप में ये मिशन आया था, उसमें 3 ऑफिसर थे, वापस चले गए। श्री हैरलेस अलेक्जेंडर और कुमारी अगाथा हैरिसन को सर स्टैनफोर्ड क्रिप्स के जाने के बाद गांधी जी ने पत्र लिखकर क्रिप्स प्रस्ताव के भारतीय विरुद्ध होने की बात कही। वस्तुतः घटनाओं की अभियुक्ति देश को निर्ममता के साथ क्रांति के मार्ग पर अग्रसर कर रही थी। यद्यपि सरकार दमन चक्र अनवरत रूप से चलाया जा रहा था, सरकारी दमन चक्र अनवरत रूप से चलाया जा रहा था। भारतीय रक्षा अधिनियमों के अंतर्गत लोगों की गिरफ्तारी हो रही थी और उन्हें सजाएं दी जा रही थी। फॉरवर्ड ब्लॉक के स्वामी सच्चिदानंद को ब्रिटेन की युद्ध नीति के विरुद्ध भाषण करने के अभियोग में गिरफ्तार किया गया। तो स्वामी सच्चिदानंद किस पार्टी से थे? तो फॉरवर्ड ब्लॉक से थे। याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत कंफ्यूज करता है, इसलिए ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रिटेन की युद्ध नीति के विरुद्ध भाषण करने के अभियोग में गिरफ्तार किया गया। लगभग उसी समय श्री राम वृक्ष बेनीपुरी भी उसी अभियोग में मधुबनी में गिरफ्तार किए गए और उसी समय राम वृक्ष बेनीपुरी को भी गिरफ्तार किया गया था। इस दौरान राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय युद्ध मोर्चा एवं प्रांतीय स्तर पर बिहार प्रांतीय युद्ध समिति का गठन किया गया। बिहार प्रांतीय युद्ध समिति की इकाई कार्रवाइयाँ और राष्ट्रीय युद्ध मोर्चा के प्रचार कार्य 20 मार्च 1942 को बिहार गवर्नर की अध्यक्षता में सिन्हा लाइब्रेरी में एक सभा में उद्घाटन हुआ। कब हुआ? 20 मार्च 1942 को बिहार गवर्नर की अध्यक्षता में सिन्हा लाइब्रेरी में एक भाषण में उद्घाटन हुआ। इस मोर्चे और समिति के गठन के उद्देश्य से जनता का युद्ध के पक्ष में समर्थन जुटाना था, परंतु ये दोनों अपने कार्य में असफल रहे। 29 अप्रैल से 2 मई 1942 तक इलाहाबाद में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक में श्री राजगोपालाचारी के उस प्रस्ताव पर भी सहमति नहीं हो सकी जिससे उन्होंने कांग्रेस पार्टी के नेता के रूप में मद्रास विधानमंडल में पारित करवाया था। उस प्रस्ताव में मुसलमानों के साथ समझौता के आधार के रूप में देश के विभाजन का सिद्धांत स्वीकार करने की अनुशंसा की गई थी। ये एक सवाल बन रहा है यहाँ पे कि श्री राजगोपालाचारी के उस प्रस्ताव पर कहाँ? तो इलाहाबाद में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक हुई 2 मई 1929 अप्रैल 1942 से 2 मई 1942 तक। उसमें श्री राजगोपालाचारी की अध्यक्षता में बैठक हुई, लेकिन वो भी इस बात की सहमति नहीं हो सकी वहाँ भी, जिससे उन्होंने कांग्रेस पार्टी के नेता के रूप में मद्रास विधानमंडल में पारित करवाया था। मद्रास के विधानमंडल में उन्होंने जो चीज़ें पारित करवाई थी वो इलाहाबाद में पारित नहीं हो पाया था। क्या करवाया था? उस प्रस्ताव में मुसलमानों के साथ समझौता के आधार के रूप में देश के विभाजन का सिद्धांत स्वीकार करने की अनुशंसा की गई थी। यानी कि मद्रास के
विधानमंडल में जो उन्होंने ये पारित करवाई थी, प्रस्ताव पारित करवाई थी, उसमें ये था कि मुसलमानों के साथ समझौता के आधार पर देश के बंटवारे के सिद्धांत स्वीकार करने की अनुशंसा की गई थी। तो वहाँ पे ये पास नहीं हुआ। कहाँ पे पास नहीं हुआ? इलाहाबाद में पास नहीं हुआ, जो मद्रास के विधानमंडल में पास हो चुका था। फलतः श्री राजगोपालाचारी ने कार्यकारिणी से इस्तीफा दे दिया। इस प्रस्ताव के स्थान पर कांग्रेस कमेटी ने बिहार के जगत नारायण लाल द्वारा प्रस्तुत एक प्रस्ताव स्वीकार किया। जगत नारायण लाल द्वारा प्रस्तुत एक प्रस्ताव स्वीकार किया। कांग्रेस कार्यकारिणी समिति का प्रस्ताव। कांग्रेस कार्यकारिणी समिति का प्रस्ताव क्या था? वर्धा में कांग्रेस कार्यकारिणी ने 14 जुलाई 1942 को सुप्रसिद्ध भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव स्वीकृत किया। कब किया? 14 जुलाई 1942। बहुत ही इम्पोर्टेंट डेट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट डेट है। 1942, 1942 क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था? वर्धा। वर्धा कहाँ है? महाराष्ट्र में है वर्धा। भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो प्रस्ताव स्वीकृत किया तथा उसे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की मुंबई में होने वाली बैठक के समक्ष प्रस्तुत करने का निर्णय लिया गया। सरकार के एहतियाती कदम। आंदोलन की भनक लगते ही अंग्रेजी सरकार ने आंदोलन से निपटने की तैयारी शुरू कर दी। प्रांतीय सरकार ने 8 जुलाई 1942 को फॉरवर्ड ब्लॉक के सक्रिय सदस्य रामचंद्र शर्मा, रामविलास सिंह, नंद कुमार सिंह, जानकी नंदन सिंह, रामानंद चौधरी, भुवनेश्वर प्रसाद, उषा रानी मुखर्जी, देवनाथ सहाय, दुर्गा दत्त पांडे इत्यादि की एक सूची प्रमंडल आयुक्तों, जिलाधिकारियों और आरक्षी महानिरीक्षकों को भेज दी, जिस पर बिना सूचना किए ही कार्रवाई शुरू की जा सकती थी। तो इन लोगों का लिस्ट भेजा गया इसको दमन करने के लिए कि ये ऐतिहासिक कदम था सरकार का कि ये आंदोलन बढ़े, इससे पहले ही इसको कुचल दिया जाए। तो ये सूची भेजी गई प्रमंडल में, मतलब कमिश्नरी में, जिलाधिकारियों को मतलब कि डीएम्स को और आरक्षी महानिरीक्षक को भेजी गई ताकि इनको बिना किसी सूचना के भी कार्रवाई इनके अगेंस्ट में की जा सकती है। किनके अगेंस्ट में? इन सारे आंदोलनकारियों, फॉरवर्ड ब्लॉक के सक्रिय सदस्यों के अगेंस्ट में। कार्यक्रम का प्रारूप क्या बना? राजेंद्र बाबू ने बिहार के लिए एक कार्यक्रम बनाया जिसमें अन्य नेताओं श्री दीप नारायण सिंह, श्री कृष्ण बल्लभ सहाय, श्री मथुरा प्रसाद, श्री बैद्यनाथ चौधरी और श्री अनुग्रह नारायण सिंह की भी सहमति ली गई तथा उन्हें परिवर्तनों के साथ स्वीकृत किया गया। तदुपरांत उसे छापने के भार श्री सखीचंद जायसवाल पर सौंपा गया। मतलब कि एक कार्यक्रम बनाया गया जिसमें कार्यक्रम का स्वरूप जो है राजेंद्र बाबू ने बनाया और इसमें इतने सारे नेताओं का, जो उस समय जो प्रोमिनेंट लीडर हुआ करते थे, उनकी स्वीकृति, उनका सुझाव के साथ परिवर्तन को स्वीकार किया गया और इसको छपाई का जो काम था श्री सखी चंद जायसवाल को सौंपा गया। परंतु इसे तब तक गुप्त रखना था जब तक राजेंद्र बाबू का निर्देश न मिल जाए। छापना था लेकिन भाई बताना नहीं था, क्योंकि सब कुछ संभल के करना था। ऐसा नहीं हो कि अंग्रेजों को पता चल जाए और वो कुचल दिया जाए। वो जो मुहिम चलना था उसको चलने से पहले ही उसको ख़त्म कर दिया जाए अंग्रेजों के द्वारा। इसी क्रम में अंजुमन इस्माइलिया हॉल में पटना के छात्रों की एक सभा हुई जिसे अनुग्रह नारायण सिंह ने संबोधित किया और आसन संघर्ष के लिए तैयार रहने को कहा। अंजुमन इस्माइलिया हॉल में उसमें मीटिंग हुआ और उसी में 15 अगस्त 1942 को मुंबई में कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक में भारत छोड़ो प्रस्ताव स्वीकार किया गया। तो प्रपोज कहाँ किया गया? वर्धा में। प्रस्ताव मतलब प्रस्ताव पारित किया गया वर्धा में। कांग्रेस कार्यकारिणी समिति का जो प्रस्ताव था वर्धा में, वो वर्धा में पास किया गया 14 जुलाई 1942 को। और फाइनली मुंबई में जो भारतीय कांग्रेस कमेटी की जो मुंबई में जो बैठक होने वाली थी, उसमें 5 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया। फिर अखिल भारतीय कांग्रेस समिति ने इस प्रस्ताव को 8 अगस्त 1942 को स्वीकार किया और गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया। तो ये सवाल पूछता है ना कि गांधी जी करो या मरो का नारा किसने दिया था, या करो या मरो का नारा किस आंदोलन से संबंधित है? तो ये क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित है। करो या मरो का नारा गांधी जी ने दिया था। आवश्यकता पड़ने पर गांधी जी ने वायसराय से मिलने की बात भी कही।
परंतु उसके पहले ही 9 अगस्त 1942 को उन्हें कांग्रेस कार्यकारिणी के सदस्यों सहित गिरफ्तार कर लिया गया। यानी कि ये 8 अगस्त को प्रस्ताव फाइनली स्वीकार किया गया। भारतीय कांग्रेस समिति ने इस प्रस्ताव को 8 अगस्त 1942 को स्वीकारा और मुंबई में जो पास हुआ, प्रस्ताव पेश हुआ, वो 5 अगस्त को हुआ। 8 अगस्त को भारतीय कांग्रेस समिति ने प्रस्ताव को स्वीकारा कि हाँ ठीक है, इसको करेंगे। और उसके बाद गांधी जी ने करो या मरो का नारा उसी समय दिया और इमीडिएटली उस समय की सरकार ने 9 अगस्त 1942 को ही उन्हें कांग्रेस कार्यकारिणी के सदस्यों के साथ गिरफ्तार कर लिया। पटना में राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार करके जिलाधिकारी WG आर्चर, इनका नाम पूछता है, स्वयं गए। राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार करने जिला अधिकारी WG आर्चर स्वयं गए, लेकिन राजेंद्र प्रसाद के बीमार होने की वजह से उन्हें बाहर नहीं लाया जा सका। बाद में मथुरा बाबू, फूलन प्रसाद वर्मा, अनुग्रह नारायण सिंह को भी गिरफ्तार कर लिया गया। श्री बलदेव सहाय ने सरकारी नीति के विरोध में महाधिवक्ता पद से इस्तीफा दे दिया। 9 अगस्त 1942 को अध्यादेश शासन लागू कर कांग्रेस को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। 9 अगस्त को इमीडिएटली 9 अगस्त को गिरफ्तारी भी होता है। 9 अगस्त को ही एक अध्यादेश लाया गया और उसमें कांग्रेस को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी, अखिल भारतीय चरखा संघ, बिहार शाखा, खद्र भंडार और बिहार केंद्रीय रिलीफ अधिकोष के खातों को भी जब्त कर दिया गया। समाचार पत्रों पर भी तरह तरह के प्रतिबंध लगा दिए गए। सरकार के दमनात्मक नीति के विरोध में जनता में विक्षोभ की लहर व्याप्त हो गई। मतलब इतना इमीडिएटली स्विफ्टली जो काम किया ना ब्रिटिश गवर्नमेंट, तो लोगों में भी बहुत क्षोभ हो गया, बहुत मतलब दुख था लोगों को, क्षोभ था, एक गुस्सा हो गया कि भाई ऐसे ऐसे कैसे आप दमन कर सकते हैं। सर्वप्रथम छात्रों ने विरोध जुलूस निकाला। राजेंद्र प्रसाद की गिरफ्तारी के विरोध में पटना में विरोध जुलूस निकला, जिसकी अध्यक्षता श्री सूरज देव ने की। तो पटना में क्विट इंडिया मूवमेंट में, भारत छोड़ो आंदोलन के समय राजेंद्र प्रसाद की गिरफ्तारी को लेके जो जुलूस निकाला था, विरोध में जो जुलूस निकाला गया था, उसकी अध्यक्षता किन्होंने की थी? तो श्री सूरज देव ने की थी। 10 अगस्त नेक्स्ट डे 1942 को पुलिस ने सदाकत आश्रम, जिला कांग्रेस कार्यालय का नया कदम कुआं को जब्त कर लिया। बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के प्रचार अधिकारी श्री अमर किशोर सिंह के इनकार करने पर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। बिहार विद्यापीठ भवन को भी जब्त कर लिया गया। पटना सिटी के मंगल तालाब पर छात्रों के एक सभा की जिसमें नेता अवध बिहारी प्रसाद ने निर्भीकता से लड़ाई चलाने की अपील की। श्री सीताराम केसरी और श्री हरेकृष्ण सिंह ने दानापुर में छात्रों का नेतृत्व किया। कदम कुआं में महिला चरखा क्लब से महिलाओं का एक जुलूस निकाल कर सभा की गई, जिसकी अध्यक्षता राजेंद्र प्रसाद की बहन श्रीमती भागवती देवी ने की। दोनों सिनेमाघरों रीजेंट एंड एलिफेस्टन पर धरना दिए गए। मुजफ्फरपुर में भी पूरी हड़ताल रही। दरभंगा, छपरा, सोनपुर, महाराजगंज, गोपालगंज आदि जगहों पर भी हड़ताल, सभा एवं प्रदर्शन आयोजित हुए। लगभग प्रदेश के सभी जगहों पर राष्ट्रीय झंडा फहराया जाने लगा। लोग गिरफ्तार किए गए। तो ये देख रहे कैसे हो रहा है, मतलब क्विट इंडिया मूवमेंट आपको ऐसे हो रहा है जैसे कि मतलब कांग्रेस कमेटी ने इसे स्वीकारा और उसके दूसरे दिन ही अंग्रेजों ने दमनकारी चक्र को चलाना शुरू कर दिया और हर तरह का मतलब जिसको प्रिवेंटिव मेजर बोलते हैं कि बचाव करने के लिए, ताकि ये आंदोलन बढ़े नहीं, कुचलने के लिए, आंदोलन को सप्रेस करने के लिए बहुत सारे उपाय शुरू कर दिए थे। तो ये आप मतलब इंटरेस्टिंग लग रहा है ना कि हम लोग कैसे कनेक्शन बना पा रहे हैं, कब क्या हुआ, कैसे क्या हुआ, एक स्टोरी टाइप का। एक लगता है कि हमारा जो इतिहास है, हमारे देश का जो स्वतंत्रता का जो संग्राम था, वो उसमें किस तरह से लोगों ने योगदान किया, किस तरह से। तो अगर आप कनेक्शन बना के पढ़ेंगे ना तो बहुत मज़ा आने वाला है। तो इसको लगातार कनेक्शन बना के ही पढ़िए, एक दूसरे घटना को लिंक करने का कोशिश कीजिए, तो ऑटोमेटिक पिक्चर क्लियर होगा। रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, समझने से ही काम चल जाएगा और समझेंगे और पता चलेगा कि वो आपका लॉजिक में समा गया। मतलब याद चीज़ें हैं लेकिन लॉजिक से याद है, तो हमेशा के लिए वो रिटेन हो जाता है। एक स्टोरी आपके दिमाग में एक छप जाएगी, एक स्टोरी मैप बन जाएगा। एनीवे, तो ये लगातार करते रहना है और
फर्स्ट वाला वीडियो जरूर देखना है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ एंड सो ऑन जो भी है सीरियल नंबर से जरूर वीडियो देखिए। जो लोग नए आए हैं इस वीडियो में वो भी जरूर जाके देखें और सीरियल नंबर से देखें, तब चूँकि हम यहाँ तक अगर पढ़ा रहे हैं तो इसके आगे यहाँ से शुरू करेंगे तो नेक्स्ट वीडियो में होगा, तो अगर आप यहाँ से शुरू करेंगे तो यहाँ से पहले वाला नहीं मिलेगा, इसलिए ज़रूरी है। और अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि आपको वो वीडियो लगातार मिलती रहे, उसमें डिसकंटिन्यूटी नहीं हो, कभी आप मिस नहीं कर पाए, एक ही जगह आपको सारा वीडियो मिल जाए। इसके लिए सब्सक्राइब जरूर करें और अपने कमेंट में बताएं कि और आपको क्या जानना है। अगर कुछ आप लोग सोचते हैं कि हमें ये भी चीज़ पढ़ा दिया जाए तो हम वो भी कोशिश करेंगे, कमेंट में ज़रूर बताएं, इंटरेक्ट करें। जितना आप इंटरेक्टिव सेशन बनाएंगे उतना मुझे पढ़ाने में मज़ा आएगा और उतना हम डिटेल में जा पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 11 अगस्त 1942 को पटना की स्थिति काफ़ी उत्तेजनापूर्ण थी। इस दिन लोगों ने पटना के सचिवालय पर झंडा फहराने का निर्णय लिया। 11 अगस्त 1942 बहुत फेमस डेट है और सभी प्रमुख मार्गों पर वर्दीधारी पुलिस तैनात थे। 2:15 में लगभग सचिवालय के पूर्वी फाटक पर राष्ट्रीय झंडा फहरा दिया गया। कितने बजे? 2:15 के लगभग पूर्वी फाटक पर, ये इसका हर वर्ड इंपॉर्टेंट है। 2:15 सचिवालय के पूर्वी फाटक पर राष्ट्रीय झंडा फहरा दिया गया। तदुपरांत भीड़ ने सचिवालय भवन पर झंडा फहराने की कोशिश की। अंततः गोली चलाने के आदेश दिए गए, जिससे 7 छात्र, जिनका शहीद स्मारक वहां बना हुआ है, उमाकांत प्रसाद सिंह, ग्राम नरेंद्रपुर, जिला सारण; रामानंद सिंह, ग्राम शहादत नगर, जिला पटना; सतीश प्रसाद झा, ग्राम खड़हरा, जिला भागलपुर; जगतपति कुमार, ग्राम खराटी, जिला औरंगाबाद; देवीपत चौधरी, ग्राम जमालपुर, जिला मुंगेर; राजेंद्र सिंह, ग्राम बनवारीचक, जिला सारण; राम गोविंद सिंह, ग्राम दशरथ, जिला पटना शहीद हो गए और लगभग 25 गंभीर रूप से घायल हो गए। 5 छात्रों को गिरफ्तार करके बांकीपुर जेल भेज दिया गया। इस सचिवालय गोलीकांड ने बिहार के आंदोलन को उग्र करने की दिशा में अहम भूमिका निभाई। ये जो सचिवालय पे अटैक हुआ, सचिवालय के सामने जो गोलीबारी चली, इससे लोग बिहार के और ज़्यादा उग्र हो गए। उनको लगने लगा कि अरे हम अपने देश का झंडा फहराने की कोशिश कर रहे हैं और इस तरह से चलाएगा कोई, हम तो शांतिपूर्ण विरोध कर रहे थे, तो ये नहीं चलेगा। और ज़्यादा लोग उग्र हो गए और वो एक अहम भूमिका निभा दिया। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात इस स्थान पर शहीद स्मारक का निर्माण किया गया, जो अभी भी है। पटना जो लोग गए होंगे उधर सचिवालय के आसपास तो डेफिनेटली देखे होंगे, नहीं तो किताब में तो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, फोटो बना हुआ है उन लोग का निर्माण हुआ, जिसका शिलान्यास स्वतंत्रता दिवस को ही स्वतंत्र भारत के अधीन बिहार के प्रथम राज्यपाल जयराम दास दौलत राम के हाथों हुआ और औपचारिक अनावरण देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा 1946 में हुआ। 12 अगस्त के सवेरे से ही नगर के विभिन्न भागों में शोक जुलूस निकाली गई। 11 को ऐसा हुआ और 12 के सुबह से ही शोक जुलूस निकलने लगा। 13 अगस्त की शाम को कदम कुआं में श्री जगत नारायण लाल की अध्यक्षता में एक सभा हुई, जिसमें रेलवे लाइन तार और टेलीफोन के तारों को काटना, संचार व्यवस्था को नष्ट करना, थाना कचहरी जेल एवं अन्य सरकारी संस्थानों पर कब्जा करना, सरकारी कागजात जलाने जैसे प्रस्ताव स्वीकृत किए गए। इस कार्यक्रम के अनुसार प्रांत भर में स्वतः प्रेरित कार्यवाहियां व्यापक रूप से शुरू हो गई। सरकारी कार्यालयों, पुलिस थानों, रेल मार्गों, रेल स्टेशनों तथा टेलीफोन तथा तार संचार व्यवस्था पर बड़े पैमाने पर आक्रमण हुआ। बख्तियारपुर थाना पर आक्रमण कर दरोगा आवास जला दिया गया। पटना सिटी, गुलजारबाग, बाढ़, महेश खूंट, खगड़िया इत्यादि स्टेशनों पर आक्रमण करके रेलवे संपत्ति का नुकसान पहुंचाया गया। दरभंगा और मुजफ्फरपुर में 19 थाने और सारण में 27 थानों पर जनता के हमले की शिकायत मिली। फतुहा की भीड़ ने शाही वायुसेना के 2 अधिकारियों को ट्रेन से खींचकर मार डाला और तांगा में रखकर शहर में घुमाया। यूरोपियों लोगों के प्रति जनता का यह बर्ताव 1857 ईस्वी के बाद पहली बार देखने को मिला था। इसी तरह 18 अगस्त एवं 30 अगस्त 1942 को मुंगेर जिले के पसराहा एवं रुईहार में दुर्घटनाग्रस्त होकर गिरने वाले शाही वायुसेना के कर्मचारियों की हत्या कर दी गई। भागलपुर के नौगछिया में एक माल गोदाम लूट
रही भीड़ पर पुलिस ने गोली चलाई, लेकिन भीड़ ने उस पर काबू पाकर उसकी बंदूकें छीन ली। पुराना शाहाबाद अब बक्सर है, जो पहले शाहाबाद कहा जाता था अब बक्सर है। जिले में 16 अगस्त 1942 को डुमराव थाने के पास दरोगा देवनाथ सिंह के रिवॉल्वर की गोली से श्री कपिल मुनि, श्री रामदास विश्वकर्मा, श्री गोपाल कहार, श्री सुपारी कहार, श्री सुधाशरण अहिर, श्री बलदेश्वर दुबे शहीद हो गए। महाराजगंज थाना भवन पर झंडा फहराने के प्रयास में श्री फूलेना प्रसाद श्रीवास्तव शहीद हो गए, लेकिन उनकी पत्नी तारा रानी ने उनके हाथों से झंडा लेकर थाने पर फहरा दिया। तारा देवी की गिरफ्तार कर लिया गया। चंपारण मोतिहारी जो है में 9 अगस्त 1942 को पुलिस की गोलियां खाकर सर्वश्री यदुरावत, श्री महंत लक्ष्मीदास, श्री द्वारिका कहार, श्री हरिहर ठाकुर, श्री राम अवतार शाह, श्री कुमेल राय शहीद हो गए। हाजीपुर में स्थानीय हाई स्कूल में एक शिक्षक श्री अक्षय कुमार अपने पद पर इस्तीफा देकर छात्रों का नेतृत्व कर रहे थे। हाजीपुर के रेलवे स्टेशन, गोदाम और जेल पर लोगों ने आक्रमण किया। जेल में 79 कैदी छुड़ा लिए गए। जेल से 79 कैदी छुड़ा लिए गए। जेल से छुड़ाए गए जाने वालों में डॉक्टर गुलजार प्रसाद, श्री राजेश्वर पटेल प्रभृति थे। 15 अगस्त 1942 को लालगंज थाने पर वासुदेव नारायण सिंह के नेतृत्व में आक्रमण कर उस पर कब्जा कर लिया गया और राष्ट्रीय झंडा फहराया गया। सीतामढ़ी में एक उत्तेजित भीड़ ने अनुमंडलाधिकारी श्री हरदीप सिंह की हत्या कर दी। 27 अगस्त 1942 को पूर्णिया कलेक्ट्री पर झंडा फहराने का प्रयास तथा जुलूस का नेतृत्व करते हुए अंग्रेजी सरकार के सिपाहियों की गोली खाकर श्री योगेंद्र नारायण सिंह, श्री परमेश्वर दास, श्री शेख इदाहक, श्री मोती मंडल, श्री सुखदेव भगत, श्री कुताही साहू शहीद हुए। कटिहार में 13 अगस्त 1942 को लोगों ने थाने का घेराव किया और रजिस्ट्री ऑफिस जला दिया। सरकारी अधिकारियों ने क्रुद्ध होकर गोली चलवा दी, जिसे श्री ध्रुव कुमार कुंदू, श्री रामाशीष सिंह, श्री बिहारी शाह, श्री रामाधार सिंह, श्री दामोदर सिंह, श्री मुंशी शाह, श्री कालानंद मंडल शहीद हो गए। डॉक्टर किशोरी लाल कुंदू को दूसरे दिन रौतना स्टेशन पर गिरफ्तार कर लिया गया। कटिहार के नौजवानों को ध्रुव की शहादत और डॉक्टर कुंदू की गिरफ्तारी की खबर सुनकर भारी धक्का लगा। भारत में अंग्रेजी राज का विरोध करने के लिए एक ध्रुव दल की स्थापना की गई, जिसके सेनानायक जयप्रकाश नारायण थे। तो भारत में अंग्रेजी राज का विरोध करने के लिए ये क्विट इंडिया मूवमेंट, मतलब भारत छोड़ो आंदोलन के समय ही ये सब कुछ हो रहा था। और क्विट इंडिया मूवमेंट में ही, भारत छोड़ो आंदोलन में ही जो ध्रुव जो शहीद हो गए, तो ध्रुव दल जो बना, ये जो शहीद हुए ये ध्रुव कहाँ के थे? कटिहार के थे। कटिहार में गोली चली थी तो ध्रुव दल की स्थापना की गई, जिसके सेना नायक थे जयप्रकाश नारायण। नवल किशोर नीरज इसके सचिव तथा श्री चुनचुन सिंह, अजब लाल भगत, विश्वनाथ दत्त, भोला झा, तारिणी प्रसाद शाह, शत्रुघ्न प्रसाद सिंह, शांति बागची और कमल कृष्ण बोस इसके सदस्य थे। सहरसा में 29 अगस्त 1942 को एक जुलूस का नेतृत्व करते हुए श्री कलेश्वर मंडल की अंग्रेजों की गोली से मौत हो गई। सहरसा के नडियार गांव के क्रांतिकारी श्री केदारनाथ तिवारी भी अंग्रेज की गोली से घायल हुए। उन्हें मधेपुरा जेल में लाया गया, जहां से उनकी मौत हो गई। सहरसा के एकाड़ गांव के श्री धरो राय की मृत्यु पुलिस के द्वारा निर्मम पिटाई के कारण भागलपुर जेल में हुई। दरभंगा के कुलानंद वैदिक और सिघवारा में कर्पूरी ठाकुर ने संचार व्यवस्था ठप कराने का काम किया। तो इसके आगे भी है क्रांति का रचनात्मक पक्ष। जो क्रांति हो रहा था भारत छोड़ो आंदोलन, उसका रचनात्मक पक्ष क्या था, इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन इसके पहले हम एक चीज़ आप लोगों को बताना चाह रहे हैं कि जो हम लोग ये पढ़ रहे हैं यहाँ से, भारत छोड़ो आंदोलन जो पढ़ रहे हैं हम लोग यहाँ से, भारत छोड़ो आंदोलन क्या हुआ और इसमें है कि बिहार का योगदान क्या है, बिहार में किस जिले में क्या हुआ, किस जिले का क्या योगदान है, कहाँ पे थाना जलाया गया, कहाँ पे कलेक्ट्रेट पे झंडा फहराने की कोशिश की गई, कहाँ पे कचहरी में झंडा फहराने की कोशिश की गई,
कहाँ पे कितने लोग शहीद हुए, उनका नाम, ये सारा कुछ, ये एक तरह से आपको ये इस तरह का कंटेंट है कि आपको ये बता देगा इस कंटेंट से कि आप मेंस में अगर ऐसा सवाल पूछता है कि क्विट इंडिया भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार का योगदान, ये सवाल इस तरह से खूब पूछता है मेंस में। तो ये तो हम लोग इसका पीटी के लिए कर रहे हैं, लेकिन फोकस हमारा मेंस के लिए रहना चाहिए ताकि हम लॉजिकल पढ़ाई कर पाएँ। तो हमेशा फोकस मेंस के लिए रखना है। क्विट इंडिया मूवमेंट में ऐसे ही सवाल पूछता है कि क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में लिखें बिहार के संदर्भ में। तो पहले आप क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में लिखें, कैसे कैसे हुआ, जो आगे हम लोग पढ़े, कहाँ कहाँ पास हुआ, कैसे कैसे हुआ, उसका माहौल कैसे बनाया गया, उसके बाद क्विट इंडिया मूवमेंट एक्सेप्ट कैसे किया गया कांग्रेस कार्यकारिणी समिति के द्वारा, उसके बाद फाइनली गांधी जी ने भारत छोड़ो में करो या मरो वाला जो उन्होंने एक स्लोगन दिया, तो उसको कैसे उसमें फिर बिहार का योगदान आ जाता है। आगे बढ़ते हैं। अब क्रांति का रचनात्मक पक्ष क्या था? रचनात्मक मतलब क्रिएटिव एस्पेक्ट ऑफ आंदोलन, जो क्रांति था, इसका रचनात्मक पक्ष क्या था? इसमें भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के सच्चे आदर्शों पर बल दिया गया। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के सच्चे आदर्शों पर बल दिया गया। इसके अंतर्गत नीचे से ही राष्ट्रीय प्रशासन की संरचना का निर्माण करने का लक्ष्य रखा गया। नीचे से ही राष्ट्रीय प्रशासन की संरचना का निर्माण करने का लक्ष्य था, जिसे विदेशी शासन के संयंत्र ध्वस्त हो जाने पर जनता के प्रतिनिधि संचालित करें। इस क्रम में जनता को बिहार कांग्रेस कमेटी द्वारा ग्राम पंचायत और ग्राम सेवा दल की स्थापना करने का आदेश दिया गया। तो रचनात्मक पक्ष भी ये बात पूछ सकता है, लंबा चौड़ा इसमें लिस्ट है, तो ये बात मेंस के लिए भी हो सकता है। क्विट इंडिया मूवमेंट तो बहुत बार पूछा है कि क्विट इंडिया मूवमेंट में बिहार का योगदान लिखिए, लेकिन अगर वो थोड़ा सा और एक स्टेप आगे जाएगा, थोड़ा सा आपका एनालिटिकल चीज़ें चेक करेगा, जो कि बीपीएससी आजकल खूब कर रहा है, पीटी में भी कर रहा है और मेंस में भी कर रहा है, तो एक स्टेप आगे जाके बोलेगा कि ये जो क्विट इंडिया मूवमेंट में जो बिहार में हुआ, उसका एक रचनात्मक पक्ष क्या था। बिहार में चाहे कहीं भी हुआ, पूरे इंडिया में हुआ, जो भारत में जो राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा था, उसका जो क्रिएटिव पक्ष जो था, रचनात्मक पक्ष था, वो क्या था? तो देखिए, राष्ट्रीय आंदोलन के सच्चे आदर्शों पर बल दिया गया। जो भारत का राष्ट्रीय आंदोलन था, उसका जो सच्चा आदर्श था, जो आदर्श बना के हम लोग आंदोलन कर रहे थे, हमारे जो भी नेता थे आंदोलन कर रहे थे, उस पर बल दिया गया। अंतर्गत नीचे से ही राष्ट्रीय प्रशासन की संरचना का निर्माण करने का लक्ष्य रखा गया। यानी कि ग्राम के लेवल पे, गांव के लेवल पे संरचना का शुरुआत किया गया कि एक तरफ हम ध्वस्त करेंगे, विदेशी संरचना को ध्वस्त करेंगे और देसी संरचना वहीं पे बनाते चलेंगे ताकि टेक ओवर होते जाए, तो सिस्टम कोलैप्स नहीं होगा। सिस्टम कोलैप्स नहीं होना चाहिए था, क्योंकि सिस्टम कोलैप्स हो जाता तो बहुत एनार्की फैल जाता, तो सिस्टम कोलैप्स नहीं होना चाहिए था। तो इसलिए जिसे विदेशी शासन के संयंत्र ध्वस्त होने पर जनता के प्रतिनिधि संचालित करें। इस क्रम में जनता को बिहार कांग्रेस कमेटी द्वारा ग्राम पंचायत और ग्राम सेवा दल की स्थापना करने का आदेश था। यानी कि आप बनाते जाइए और ध्वस्त करते जाइए और एक पैरेलल बनाते चले जाइए। पुराने और नए कांग्रेस कर्मियों में एकता बढ़ाने पर बल दिया गया। भाई एकता रहिए, एकजुट रहिए, तभी आप प्रोग्रेस कर पाइएगा। इसके अतिरिक्त और भी बहुत से आदेश जो जनता में राष्ट्रीय भावना को जागृत कर सके और लोग भय से मुक्त हो, विभिन्न स्थानों पर इस आदेश को लागू किया गया। अनेक गांवों में अशांति और अव्यवस्था के तत्वों से रक्षा करने के लिए रक्षा दल भी गठित की गई, क्योंकि ये पुलिस की तरह काम करने लगा ना। गांव में अशांति और अव्यवस्था के तत्वों से रक्षा करने के लिए रक्षा दल क्या था? तो एक तरह से पुलिस ही था। अनेक गांवों में प्रशासनिक कार्यों के लिए खासकर के अपराध कर्मियों को सजा देने के उद्देश्य से ग्राम पंचायतें स्थापित की गई। कोर्ट की तरह काम करता है ग्राम पंचायत के पास, पंचायती राज में ये पावर होता है ग्राम पंचायत के पास कोर्ट का। आम जनता की कठिनाई को दूर करने के लिए दुकानें खोलकर भी आवश्यक सामग्रियों का मूल्य नियंत्रित करने का प्रयत्न किया गया। क्योंकि हम जब विदेशी सामान तोड़ेंगे, फोड़ेंगे, उसके जो सिस्टम को है ध्वस्त करेंगे, तो सप्लाई चेन जो है, जो गुड्स का सप्लाई चेन है, खाने की खाद्यान्न की सामानें हैं, वस्त्र है, चाहे और भी जो चीज़ें हैं, उसकी आपूर्ति प्रॉपर नहीं होगी, तो हम एक तरफ तो उसका जो अपना सप्लाई चेन है, जो आपूर्ति का जो ढांचा है, संरचना है, उसको तो हम तोड़ रहे हैं, लेकिन हमें अपना ढांचा भी बनाते चलना है ताकि महंगाई नहीं बढ़ जाए, सप्लाई में कोई प्रॉब्लम नहीं हो जाए और महंगाई बढ़ जाएगी।
तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। तो ये चीज़ दूर करने के लिए दुकानों खोलकर आवश्यक सामग्रियों का मूल्य नियंत्रण करने का प्रयत्न किया गया। मूल्य नियंत्रण मतलब कि महंगाई नहीं बढ़े, इन्फ्लेशन नहीं बढ़े। पटना जिले के फतुहा थाना खुसरूपुर के श्री द्वारिका प्रसाद आर्य ने एक रक्षा दल गठित की और कुछ समय तक सफलता के साथ प्रतिरोध किया। माल सलामी थाना के फतेहपुर में लगभग 65 व्यक्तियों ने खुद कुछ दिनों तक समानांतर प्रशासन चलाया। बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी की मुख्यालय अस्थायी तौर पर यहां से काम कर रहा था। 30 अगस्त 1942 को श्री जगत नारायण लाल ने यहां एक सभा की और इसके कार्यकर्ताओं को शहीद संघ नाम दिया। कहाँ? 30 अगस्त 1942 को श्री जगत नारायण लाल ने यहां सभा की और यहां के कार्यकर्ताओं को शहीद संघ नाम दिया। मोकामा के समीप ग्राम मालपुर के किसानों ने लगभग 2 महीने तक एक तरह का ग्राम स्वशासन चलाया। ग्राम स्वशासन, मालपुर मोकामा के पास एक गांव है, वहां किसानों ने 2 महीने तक ऐसा चलाया स्वशासन। भोजपुर जिला के जगदीशपुर और चांद जैसे कुछ जगहों पर कांग्रेस का प्रचार कार्य सुचारू रूप से चलाया जा रहा था। सारण जिला के कुछ स्थानों माझी, एकमा, दिघवारा, दरौली आदि पर सरकारी प्रशासन व्यवस्था पूरी तरह से ठप कर दिया गया। सदर अनुमंडल में कई व्यक्तियों की एक अभिसद बोर्ड स्वतंत्रता मंडल के नाम से बनाई गई। चंपारण जिला के अंतर्गत गोविंदगंज थाना में ऋषि दल नामक संगठन के अंतर्गत लगभग 1 महीने तक जनता का राज कायम रहा। इस संगठन के प्रमुख श्री रामाश्रय दुबे थे। श्री दुबे रक्षा संगठन के अध्यक्ष थे। डाक व्यवस्था श्री नरसिंह दुबे तथा प्रचार विभाग श्री पारसनाथ वर्मा के जिम्मे था। मोहम्मद ताहिर तोड़फोड़ वाले दल का नेतृत्व करते थे। मुजफ्फरपुर जिला के कटरा के समीप धनौर जनता द्वारा समर्पित राज्य का मुख्यालय था। इस जन राज्य में 4 शिविर संगठित किए गए थे। जजवार शिविर में राष्ट्रीय कर्मी सभाएं किया करते थे और उनके साथ जो नेपाल के में सक्रिय थे विचार विमर्श करते थे। दूसरे शिविर किसी अन्य गांव में था से जो पत्र बिजली छात्रों के लिए तथा डंका आम जनता के लिए निकालते थे। दहिता शिविर के कार्यकर्ता सरकारी अधिकारियों की गतिविधि पर नजर रखते थे। महिषवार शिविर हर तरह की सूचनाएं रखता और आवश्यक आदेश जारी करता था। हाजीपुर अनुमंडल के मनहार थाना में 18 अगस्त से 3 सितंबर 1942 तक जनता का राज था। श्री मदन झा, श्री गंगा प्रसाद गुप्त, श्री रामचंद्र सिंह, श्री विंध्यवासिनी प्रसाद, श्री चंद्रदीप नारायण तथा मियाँ हमीद इसके मुख्य नेता एवं सहयोगी थे। सीतामढ़ी अनुमंडल में पुपरी थाना का नियंत्रण कई दिनों तक श्री नंद किशोर सिंह के हाथों में रहा। इस थाना के रचनात्मक कार्यों का नियंत्रण लाखों चौधरी और बाजार दर नियंत्रण तथा अन्य कार्यों का जिम्मा राम परीक्षण ठाकुर और मोहित ठाकुर को सौंपा गया। इस थाने का एक अन्य केंद्र खड़का में था जिसके नेता देवेंद्र झा थे, जिन्होंने खड़का, समार, नया टोला आदि बस्तियों में पंचायतों तथा रक्षा दलों का संगठन किया। दरभंगा अनुमंडल के बिरौली थाना में रसियारी केंद्र रहा। रसियारी केंद्र अगस्त 1942 से 4 सितंबर 1942 तक जनता के नियंत्रण में रहा। 16 अगस्त 1942 को श्री लक्ष्मण झा ने रसियारी के राजग्रुप को अपने नियंत्रण में लेकर प्रशासन चलाने के लिए एक केंद्रीय समिति की स्थापना की। मुंगेर जिला में सूरजगढ़ा, चौथम और तारापुर थाना के लोग पंचायतें एवं रक्षा दल स्थापित कर अपना कामकाज खुद चलाने लगे। भागलपुर जिला का बांका अनुमंडल रचनात्मक कार्यों का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। इस जिले में अमरपुर थाने में लोगों ने एक तरह की राष्ट्रीय सरकार स्थापित कर दी थी। घाटशिला, अमरपुर, शंभुगंज इलाके में स्थापित की गई शिविरों के मुख्यालय थे। अमरपुर शिविर केंद्र का मुख्यालय था और अन्य 2 शिविरों का अधीक्षण करता था। अमरपुर सेवा आश्रम की स्थापना श्री रामदेव ठाकुर और शशि प्रसाद सिंह के प्रयत्न से इन शिविरों से पहले ही स्थापित हो चुकी थी, जहां से रचनात्मक कार्य किए जाते थे। तो ये हो गया रचनात्मक कार्य के बारे में कि रचनात्मक कार्य किस तरह से किए गए। अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में, अलग अलग अनुमंडल में, अलग अलग इनफैक्ट गांव तक में भी पंचायत बनाए गए, रक्षा दल बनाया गया और विभिन्न तरह के
एक्सपेरिमेंटल काम किए गए, ताकि अगर हमारा सिस्टम सप्लाई चेन को प्रॉपर से ध्यान रखा गया, ताकि लोगों को जो भी जो उसकी चीज़ें वो प्रॉपर सप्लाई होते रहे, प्रॉपर उसकी उपलब्धता बनाई जा सके, ताकि किसी भी तरह का कोई मूल्य वृद्धि नहीं हो, मूल्य वृद्धि को कंट्रोल रखा जाए, ताकि लोगों को कोई दिक्कत नहीं हो। तो इस तरह से एक बहुत ही सिस्टमेटिक वे में ये मूवमेंट चलाया गया था। आगे बढ़ते हैं। अखबारों और प्रकाशनों पर प्रतिबंध। 1942 के आंदोलन के दरमियान सरकार ने पत्र पत्रिकाओं पर अत्यंत कठोर प्रतिबंध लगाए। प्राप्त समाचारों के प्रकाशन के पूर्व सेंसर कर दिया जाता था। सर्च लाइट ने सरकारी कार्रवाइयों के विरोध में प्रकाशन बंद कर दिया। सर्च लाइट ने बंद कर दिया था। सर्च लाइट बहुत ही फेमस न्यूज़पेपर था उस समय का। प्रकाशन ही इसने बंद कर दिया। 6 सितंबर 1942 को इंडियन नेशन ने भी अपना प्रकाशन बंद कर दिया। इस तरह बिहार में कुछ दिनों के लिए एक भी अखबार नहीं रह गया। केवल सरकार द्वारा प्रचारित पटना डेली न्यूज नामक समाचार बुलेटिन ही उस दौरान बिहार में प्रकाशित होता था। ये दोनों, इंडियन नेशन और सर्चलाइट जो मेन पेपर हुआ करता था, और भी अखबार बंद हुए होंगे छोटे मोटे। तो उस समय जो पटना डेली न्यूज था, जो सरकार द्वारा संचालित था, तो सरकार द्वारा क्विट इंडिया मूवमेंट के समय सरकार द्वारा संचालित न्यूज़पेपर कौन था? तो पटना डेली न्यूज था, वही प्रकाशित हो रहा था उस समय, दूसरा कोई न्यूज़पेपर प्रकाशित नहीं होता था। सदाए आम नामक एक उर्दू पत्र की प्रतियां सरकार खरीद लेती थी और मुश्किल में वितरित करती थी। मतलब ये खरीदती थी सरकार, ये सरकार छपवाती नहीं थी। ये एक उर्दू पत्र था, उसकी प्रति सरकार खरीदती थी और उसको मुफ्सिल में वितरित करती थी। मुंगेर में मुंगेर समाचार नामक एक साप्ताहिक प्रकाशन किया जाता था। किसान सभा के मुख्य पत्र हुंकार। अब पूछ देगा कि किसान सभा का मुख्य पत्र क्या था? तो हुंकार था। अपने संपादकीय और संवाददाताओं की रिपोर्ट सरकार से दिखा लिया करते थे। भारत रक्षा अधिनियम के तहत पटना का सरस्वती प्रेस सरकारी आदेश से बंद कर दिया गया था। 16 दिसंबर 1942 को मुजफ्फरपुर में श्री कृष्ण प्रेस पर छापा मारकर पुलिस ने प्रेस को जब्त कर लिया। तो ये प्रेस को कंट्रोल करने की जो गतिविधि थी, अखबार और प्रकाशन को कैसे कंट्रोल किया गया, तो ये सब चीज़ इसमें आता है। तो ये एक्चुअली सारा जो भी क्विट इंडिया मूवमेंट के समय, भारत छोड़ो आंदोलन के समय जो भी घटनाएं घटी बिहार में, जो जिस तरह से भी चीज़ें हुई, वो सारा का सारा कुछ इसमें हो गया। तो अब आगे है गुप्त गतिविधियाँ। इसको हम वीडियो 11 कर देते हैं, पार्ट 11 में हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी आज थोड़ा शॉर्ट इसको रखते हैं, और इसके बाद मोस्ट प्रोबेबली हम लोग का ये 11वां पार्ट में जो ख़त्म हो जाएगा। 11वां पार्ट में विवास पर नोरमा का जो इतिहास है वो ख़त्म हो जाएगा, और उसके बाद हम लोग क्वेश्चन शुरू कर देंगे। मोस्ट प्रोबेबली हम कल करेंगे, तो मुझे उम्मीद है कि कल करने के बाद ना 10-20 क्वेश्चन भी हम लोग शुरुआत कर देंगे। जो इसमें पीछे में दिया हुआ है क्वेश्चन, वो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसमें जो पूछा हुआ ही है वही क्वेश्चन सारा जो हम लोग आगे पढ़े हैं उसी में से सारा क्वेश्चन है, ये सारा क्वेश्चन। तो इसमें हम लोग 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन करके कर लेंगे, सीधे क्वेश्चन का आंसर याद कर लेंगे कि क्या उसमें था। तो अभी 10 नंबर वीडियो में पार्ट 10 में यहीं तक रखते हैं। आगे भाग 11 में हम लोग गुप्त गतिविधियाँ पढ़ेंगे, और उसके बाद हम लोग कल फिनिश कर देंगे इसको। यहाँ तक आपको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत आप लोग का धन्यवाद, और लगातार बने रहिए। जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। और एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि डिस्कशन कीजिए अपने दोस्तों के साथ, उनको शेयर कीजिए, उनको बोलिए, जो लोग भी आपकी तरह से लाइक माइंडेड लोग हैं उनको भेजिए, और उनसे डिस्कशन कीजिए कि भाई आप इतना ये वीडियो देख लो, हम भी देख लेते हैं। उसके बाद हम लोग अगर मिल नहीं पा रहे हैं तो फ़ोन पे भी डिस्कशन हो जाएगा। तो क्या होगा कि कुछ चीज़ें उनको याद है, कुछ चीज़ें आपको नहीं याद है, तो वो एक्सचेंज हो जाता है, और डिस्कशन करके पढ़ने से नॉलेज ज़्यादा बढ़ता है। तो डिस्कशन ज़रूर कीजिए। तो ये वीडियो आज यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं कल एक नए क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मस्त